नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 17 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे एक हंसी मुझे आ रही है कि आप लोग सोच रहे होंगे यार हृदय से लगातार 3-4 दिन से एक ही शर्ट में आ रहे हैं, क्या राज की बात है? नहीं, ये प्रश्न आ रहा होगा, मुझे पता है। और ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस समय बहुत उस तल्लीनता के साथ नहीं करा रहे हैं कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली में थोड़ा व्यस्तता है इस समय और बिजी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन 28 तारीख से यानी कि कल से आपको कंटेंट बढ़िया धमदार तरीके से पहले जैसे मिलेगा, तो थोड़ा इधर 2-3 दिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अब क्या कीजिए, अब तो लास्ट डे है ये, आज कल से बढ़िया मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, मुझे हंसी आ गई कि कुछ लोग जो है सोच जरूर रहे होंगे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, तो आइए सीधे हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमारा करंट अफेयर्स है। भाई साहब रिवीजन करते रहिएगा। हमने जो है 1 से 14 अप्रैल का रिवीजन भी करा दिया था आप लोग को, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, कन्नड़पिया जनजातीय शिल्प ये अभी चर्चाओं में है और इसको जीआई टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है। जीआई टैग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं ना, भौगोलिक संकेतक इसको बोलते हैं। जीआई टैग पर भाई साहब प्रश्न खूब पूछा आता है। आप लोग एक काम करिएगा, लिस्टिंग कर लीजिएगा जितने भी जीआई टैग आपके हैं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये नेक्स्ट है, कन्नाडपिया यप्पा एक पारंपरिक जनजातीय शिल्प है जो केरल के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। यह एक हाथ से बुनी हुई चटाई है जिसे दर्प चटाई भी कहा जाता है, ठीक है। यह रीढ़ बांस की नरम आंतरिक परतों से बनाई जाती है और इसे सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो यह बढ़िया चीज है। और चूंकि केरल की जो है क्या है, ये पहला जीआई टैग प्राप्त जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, कन्नड़यप्पा का नाम दर्प चटाई इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी बनावट में एक विशिष्ट परावर्तक पैटर्न होता है। इसे केरल के इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों के आदिवासी समुदाय द्वारा तैयार किया जाता है। याद रखिए पॉइंट। चलिए आगे, अब बताइए, हाल ही में कन्नड़पिया शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का शिल्प है? बहुत आसान सा है ना, अभी तो हमने बताया आपको, ये केरल का है, तो सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, जस्टिस संजीव कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं भाई साहब? आपके जो है सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ठीक है। अब चूंकि हाई कोर्ट चर्चाओं में है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आज ही हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न और पूछता है, परमादेश क्या होता है, ठीक है ना, हैबेस कॉर्पस क्या होता है, ये सब पूछता है आपसे एग्जाम में। पीआईएल क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, न्यूनतम एज लिमिट इनकी क्या होती है। तो हाई कोर्ट वाले चैप्टर को आज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आज आपका टास्क नंबर 1 है, ठीक है। टास्क नंबर 1 है क्या? हाई कोर्ट का आपको पढ़ना है। चलिए, सरकार ने 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? अनुच्छेद 223 इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश तासी रवस्तान 9 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं और ऐसे में इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जब तक नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती तब तक जस्टिस संजीव कुमार यह जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भाई अभी कोई नहीं है, तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं अपने आप में, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए। तो जस्टिस संजीव कुमार का जन्म 8 अप्रैल 1966 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोहली तहसील के प्रहेटा नगरोटा गांव में हुआ था। एक बात। दूसरा, अपने कार्य के दौरान उन्होंने श्रीनगर और जम्मू दोनों विंग्स में जो है क्या किया, सरकार के वकील के रूप में सेवाएं दी थी उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने वित्त, वन, वाणिज्य कर और उत्पाद शुल्क विभागों सहित कई सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का प्रतिनिधित्व भी किया इन्होंने। वह 6 वर्षों तक जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के अस्थायी वकील भी रहे। उन्होंने विधानसभा भंग मामला और आरक्षण में पदोन्नति जैसे कई चर्चित मामलों में पेशी दी है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 6 जून 2017 को उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानकारी आपको रखना आवश्यक है, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट के चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और अगर टाइम मिले तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, जहां पर खूब प्रश्न पूछे आते हैं आपसे, ठीक है। हाल ही में न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को किस राज्य
किस राज्य के हाई कोर्ट का, ठीक है, किस राज्य का हाई कोर्ट है, ऐसा करिए, किस राज्य कार्रवाई कर, किस राज्य के हाई कोर्ट का, किस राज्य के हाई कोर्ट का, ठीक है, ऐसा कहिए, किस राज्य के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ H-130 हेलीकॉप्टर, ठीक है, हटाइए इसको, क्या हटाइए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की उपस्थिति में 9 अप्रैल को भारत में H-130 हेलीकॉप्टर के मुख्य भाग के निर्माण के लिए महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर और एयरबस के बीच में एक बड़े सहयोग की घोषणा की गई है। ठीक है, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स और एयरबस के बीच महत्वपूर्ण समझौता के तहत एयरबस H-130 हेलीकॉप्टर का मुख्य भाग और भारत में तैयार किया जाएगा। ये अपने आप एक बड़ी बात है, ये अब जो है इसका पार्ट इंडिया में रेडी किया जाएगा। यह साथ जा रही मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की एरोस्पेस निर्माण क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, H-130 एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसका इस्तेमाल यात्री परिवहन, पर्यटन, निजी और व्यावसायिक विमान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इसका प्रयोग कहां किया जाता है, बताइए। ठीक है, विशाल केबिन वाले इस हेलीकॉप्टर में एक पायलट के अलावा 7 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। बड़ी विंड स्क्रीन और चौड़ी खिड़कियों के साथ विमान से बेहतरीन विजिबिलिटी मिलती है, यानी कि बढ़िया मजा आपको मिलता है, तो आनंद मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में पहले ही H-125 C-295 विमानों के लिए असेंबली लाइन स्थापित की जा चुकी है। इस कड़ी में अब H-130 के मुख्य भाग के निर्माण के साथ देश में अपना खुद का विमान बनाने का सपना भी साकार होने जा रहा है। तो बड़ी बात है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब कोई चीज भारत में पहली बार बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, भारत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो वो प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की उपस्थिति में 9 अप्रैल को भारत में H-130 हेलीकॉप्टर के मुख्य भाग के निर्माण के लिए महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर और एयरबस के बीच एक बड़े सहयोग की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल सही बात है, एक सही है। H-130 एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल यात्री परिवहन के लिए, पर्यटन के लिए, निजी व्यवस्था के लिए और जो है व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर सकेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, तो सी इज द राइट आंसर। दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और आप जानते होंगे कि इस समय होम्योपैथ और जो है आपका ये आयुर्वेद आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है अपने आप में, और आयुर्वेद का तो दमखम बड़ी जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे एलोपैथी दवाएं कितनी खतरनाक होती हैं और कितनी कॉस्टली भी होती हैं और साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। ठीक है, तो आजकल होम्योपैथी का भी जलवा चल रहा है और ये जो है आपका आयुर्वेदिक का भी। तो हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने गांधीनगर गुजरात के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में विश्व हेमोपैथी दिवस 2025 को बड़े उत्साह के साथ में मनाया है अभी हाल ही में। ठीक है, और 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मंत्रालय ने अपने शीर्ष शोध और शैक्षिक संस्थानों यानी कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के माध्यम से किया, जिसमें होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 217वीं जयंती मनाने के लिए होम्योपैथी में अग्रणी वैश्विक लोग एक साथ आए। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि इसके जन्मदाता कौन है, सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। चलिए बाकी ये पॉइंट यहां पर लिखा है कि क्या क्या इस पर बातचीत की गई, विषय क्या था, थीम क्या थी। इसका विषय था, थीम थी होम्योपैथी में शिक्षा, अभ्यास और अनुसंधान, जो कि क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार कहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, ठीक है, उनकी थीम आपको याद रखनी होती है। ठीक है, और खासकर वो दिवस जो पर्यावरणीय दिवस होते हैं, पर्यावरणीय दिवस, इनकी थीम जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनको जरूर आपको क्या करना रहता है, याद करना रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया, बी ऑल ऑप्शन के 10 अप्रैल को। ठीक है, चलो। भारत और जापान के मध्य पर्यटन में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 4थी बैठक का भी आयोजन हुआ था, आप जानते होंगे।
तो भारत और जापान के मध्य पर्यटन में सहयोग टूरिज्म पे के लिए संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कौन सी चौथी 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, आप जानते हो कि सरकार टूरिज्म पर खासा फोकस करती है और टूरिज्म से फॉरेन करेंसी आती है और फॉरेन करेंसी अगर किसी देश के पास है तो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो सरकार टूरिज्म पर फोकस बहुत कर रही है। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक सुश्री मुग्धा सिन्हा और जापान पर्यटन एजेंसी के आयुक्त श्री हरे कोवा मायोया ने किया। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों और निजी हितधारकों ने भाग लिया और इसमें एयरलाइंस, पर्यटन यात्रा संघों और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो कई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप जानते हो कि टूरिज्म अपने आप में देश की संस्कृति परंपराओं को जानने का भी इससे मौका मिलता है ना, हमारे कल्चर का विकास होता है। इसके साथ साथ में जो है आपका फॉरेन करेंसी तो आती है अपने आप में। ठीक है, बैठक का उद्देश्य क्या था? साथ कार्य करने, नए राष्ट्रों और दोनों राष्ट्रों के मध्य पर्यटन संबंध को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आप यहां पर लिखी है। भारत ने जापानी प्रतिनिधिमंडल को 22 से 28 सितंबर 2025 तक ओसाका में होने वाले विश्व एक्सपो में भाग लेने की अपनी योजना के बारे में भी बताया, ताकि देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा सके। ये बैठक होने वाली 22 तक, ठीक है, इसलिए इसमें जो है बातचीत की गई है। ठीक है, तो ये 22 से 28 सितंबर 2025 तक ओसाका में होने वाले विश्व एक्सपो में, है ना, ये इनवाइट किया गया है जापान को। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट ये। चलिए, भारत और जापान के मध्य पर्यटन में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक कब संपन्न हुई? अभी हमने आपको बताया कब संपन्न हुई। ये देखिए कहां पर संपन्न हुई है, 8 अप्रैल को, है ना। बस ए इज द राइट आंसर, साफ साफ तो लिखा है, तो बस हो गया आंसर आपका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 अप्रैल को इटली की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मारिया बर्नरी से नई दिल्ली में अभी हाल ही में मुलाकात की है। ठीक है, तो आइए पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 अप्रैल को, कब? 11 अप्रैल को इटली की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मारिया बर्नरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर बातचीत की है और इसके लिए अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत दोनों देश मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैट टेक्नोलॉजी और नई उभरती तकनीकों पर काम करेंगे, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए, इस समझौते के तहत 2025 से 2027 तक 10 साझा शोध परियोजनाएं और 10 नई खोज की पहले शुरू होंगी। वहीं अब तक दोनों देशों ने 150 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है मिलकर काम किए हैं। तो यह भी बड़ी बात है भाई साहब कि अपने आप में जो है इन्होंने जो है इटली और भारत ने मिलकर काम इतने व्यापक स्तर पर किया है। आगे भी इस पर साइन किया गया है। चलिए बताइए अब आप लोग प्रश्न। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 अप्रैल को इटली की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मारिया बर्नरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, दोनों मंत्रियों ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसके तहत दोनों देश मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी और बाकी जो टेक्नोलॉजी यहां पर लिखी है उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपके लिए क्या है? सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए, आसियान भारत व्यापार माल समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है, ये चर्चाओं में है। भारत ने 11 अप्रैल को नई दिल्ली में आसियान भारत व्यापार माल समझौते यानी कि AITA की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की है। यह बैठक 7 अप्रैल को शुरू हुई थी और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए, बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन है? राजेश कुमार अग्रवाल। और मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय की वरिष्ठ निवेशक कौन? सुगुमारी एस सनमुगम ने की। बैठक में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सहित सभी आसियान देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। अब मैं आपको टास्क देता हूं। आसियान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान कि भाई आसियान की इंपॉर्टेंस भारत के कंटेक्स्ट में क्या है और आसियान में कौन कौन सी कंट्री होती हैं और आसियान की स्थापना वर्ष क्या है। और अगर आप बता पाए तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आसियान की स्थापना वर्ष क्या है। ठीक है, और आसियान पर शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए आसियान को आप लोग आज ही क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। ठीक है,
बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एटिगा की समझौते की समीक्षा कर उसे आधुनिक, उपयोगकर्ता अनुकूल और व्यापार को बढ़ावा देने वाला बनाना था। ठीक है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था ओवरऑल। चलिए, आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, आप जानते होंगे, और भारत के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 11% जो हिस्सा होता है आसियान देशों से होता है। ठीक है, टोटल जो ग्लोबली व्यापार होता है भारत का, उसका 11% आसियान देशों से होता है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 121 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और अगली जो आपकी एटिगा संयुक्त समिति की जो बैठक जून 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की जाएगी, जिसमें आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। तो यही प्रश्न पूछ सकता है कि भैया अगली बैठक कब होगी? तो 25 में, जून में होगी। ठीक है, चलिए, 11 अप्रैल को नई दिल्ली में आसियान भारत व्यापार माल समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की है। बस सिंपल सी बात है, ए इज द राइट आंसर। अब आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुजाता कृपलानी, सुश्री मायावती या श्रीमती सरोजिनी नायडू? बहुत ही आसान सा उत्तर है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज और बाकी अन्य कोर्सेज चल ही रहे हैं, मैं आपको डेली बताता रहता हूं। आज भी बता रहा हूं कि भाई आप लोग जो है पीसीएस के टेस्ट सीरीज से, आरओ एरो की टेस्ट सीरीज चल रही है उससे, और अन्य कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि हमारे यहां पर अभी आरओ एरो, ठीक है, आरओ एरो का जो है, ठीक है, 90 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, 90 डेज का। ठीक है, इसमें आप टेस्ट सीरीज है, ये हमारी डेली टेस्ट इसमें होगा। ठीक है, पीसीएस का हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, यानी कि अगर आपको पीसीएस तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका प्री प्लस मेंस आपका प्लस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाएगा। पीसीएस की हमारे यहां पर प्री के टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टारगेट के बिहाफ पर, आप इसमें भी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आरओ के हमारे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, जैसे वो ओनली प्री करना हो आपको, ओनली आपको मेंस करना हो आपको, या जो प्री प्लस मेंस करना हो, ठीक है, या अलग कोई कोर्स करना हो। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के मेंटरशिप, आरओ का मेंटरशिप चल रहा है, आरओ का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज हैं, आप लोग चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का मेंस का हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो अलग अलग प्रोग्राम हमारे यहां पर चल रहे हैं, आप चाहें तो इसे जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, फिर ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।